हिंदू से शादी कर लिया ना, वो लड़का समझ लिया कि जेल में जाना है, घर उसका गिराया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। ये रोज चल रहा है। अरे भाई, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू शादी आज से नहीं, हमेशा होती आई है, तो नई बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है और चाहती है कि मैं इस बच्चे या बच्ची की शादी मेरी मर्जी से करूं, लेकिन लड़के आज जो है नहीं मानते, लड़कियां नहीं मानती, अपनी मर्जी से शादी करती हैं। तो इस तरह से किसी को मार देना मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है जो इस देश में आज हो रहा है। दूसरी तरफ पूजा स्थल की बात मैं करूं, पूजा स्थल का एक कानून बना था 91 में कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद या राम मंदिर, इसके बाद अब कोई भी पूजा स्थल पे कोई भी अपना हक जाहिर नहीं करेगा, कोई उसमें मदाखलत नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो 1947 में आज़ादी के वक्त हमें जिस स्थिति में मिली वैसी रहेगी, परंतु उस कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात चल रही है। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आज़ाद नहीं थे, हम आज़ाद हो गए। उसके बाद जो है आप जो है आप उसके बाद जो नई चीजें होती है बताइए आप मुझे। उसके बाद मथुरा की शाही ईदगाह के बारे में भी ये बातें चल रही है। अब अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में किस उम्मीद से जाएं, कौन सी उम्मीद रखें कोर्ट से? संविधान कहाँ जिंदा है आज? बाबरी मस्जिद के बारे में चीफ जस्टिस ने जब फैसला कहा तो देश में एक तरफ से कहा गया कि भाई जो भी फैसला होगा कोर्ट का सर झुकाकर दोनों पक्ष मान जाएंगे। दूसरा पक्ष कहता है हम मानेंगे नहीं, हम तो मंदिर बना के रहेंगे। लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं कहा, मुसलमानों का जो भी फैसला होगा हम उसे सर झुकाकर भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक कोर्ट के फैसले के आगे नतमस्तक रहेंगे। क्या हुआ जब जज साहब ने लिखना शुरू किया जजमेंट, हम सुन रहे थे, जैसा ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये खुदाई में कहीं भी एविडेंस नहीं मिला, कहीं भी इसका प्रूफ नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो इस तरह बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 1949 की रात में मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गए हैं, ऐसी बात जब कहा तो ये रामलला प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि वहां कुछ शरारती लोगों ने लाकर रख दिया था उसको, मूर्ति को, और हम ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके जजमेंट है ये। फिर उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये भी गुंडागर्दी थी, ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी थी। हम आस्था पे कोई भी फैसला नहीं करेंगे। हम बहुत खुश थे, हमने बहुत तालियां बजाई, परंतु लास्ट में उन्होंने कहा कि हम जो है बाबरी मस्जिद को मेजॉरिटी का मानना है, मेजॉरिटी की डिमांड है, इसलिए हम बाबरी मस्जिद पे जो है मंदिर बनाने की बात करते हैं। हमने मान लिया उसको। लेकिन आप बताइए कि अगर देश में संविधान है तो एक तरफ 100 लोग हैं बेईमान, एक तरफ एक गरीब आदमी जिसके पास रहने का घर भी नहीं है, गरीब है, खाने को भी नहीं है, लेकिन वो अगर सही है तो कोर्ट का फैसला किसी अमीर के दबाव में नहीं होगा, बल्कि संविधान के मुताबिक इसके फेवर में होगा। ये तो मेरा देश कहता है। कहाँ जाए, किसके पास जाए? कोर्ट में कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए संविधान को बचाना बहुत ही जरूरी हो चुका है दोस्तों। आज से डिप्टी सीएम साहब से कि सर एक ही बात मान जाओ, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ। मैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या गांधी जी हो या कोई महान पुरुष हो, उनके बारे में कोई अगर कोई गलत लिख देता है, कोई गलत सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे हंगामा शुरू हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लूटपाट हो जाती है, सड़कों पे लोग जो है गाड़ियां जला देते हैं। एक कानून बना दीजिए कि जो भी इस तरह का काम करेगा उसको 153A नहीं बल्कि आतंक का केस लगना चाहिए और कुछ साल तक उसकी जमानत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का 70%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी, परंतु सुनने को तैयार नहीं। आपने हेड लिस्ट पर क्या क्या कहा, उन्होंने कोर्ट ने कहा है, सिर्फ ने कहा कि हेट स्पीच का मामला सब समाप्त हो जाएगा, ये उस समय होगा जिस समय राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा। अगर राजनेता धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा हेट स्पीच का। लेकिन राजनेता जो है ना, उसमें लाकर धर्म के बारे में बात करके लोगों को उकसाते हैं। उन्होंने आगे कहा है, और मानना याचिका दायर करने वाले वकील निजाम पाशा ने अदालत से कहा कि महाराष्ट्र में हर 2 दिन में एक हेट स्पीच की घटना होती है, देश के बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता, ऐसा केवल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है हेट स्पीच का। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। और माना याचिका ने कहा कि याचिकादार ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 14 महीने में कम से कम हेट स्पीच की 50 घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं वो हैं जो अखबार में छपी हैं, मीडिया में आई हैं, उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं जो मीडिया में नहीं आई हैं। पीठ के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, वो कह रहा, जस्टिस कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब
जब भाषण करते थे तो लोग दूर दूर से अपने किराए से आते थे उनका भाषण सुनने के लिए। लेकिन आज भाषण कोई या ऐसा भाषण होता है जो सिर्फ नफरत होता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ सॉलिसिटर जनरल तुषार को बहुत डांट सुनाई उन्होंने कि ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन कहीं भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। तो साथियों, इसमें जो है उन्होंने जो जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि राज्य लगता है नपुंसक हो गया है। नपुंसक लफ्ज कितना बदनाम करने वाला लफ्ज है कि हेट स्पीच पे सरकारें नपुंसक हो गई जो उस पर कार्रवाई नहीं करती। हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार विफल है। ये कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इस पे लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के राज्यों में को कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों की हेट स्पीचेस पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल विफल है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये देखिए, अब हेट स्पीच का मामला ये है कि अभी यहाँ पे सतारा जिले में कौन सा वो अपना एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर उस कस्बे में कार्यकर्ता जो है ना बिल्कुल यहाँ चलो उधर रोको उधर नाश्ता करो, उसकी वजह देर हो गई, आपको बैठना पड़ा इतनी देर तक, फिर भी आप बैठे रहे। मैं इसका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हम 1 तारीख से निकले हैं बॉम्बे से। आज अगर सच पूछिए तो आप सब इस बात पर एग्री होंगे कि देश का संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान का मतलब है कि एक रीढ़ की हड्डी, मुल्क चलेगा संविधान के मुताबिक, परंतु संविधान बिल्कुल अलग थलग किया जा रहा है। और इसलिए संविधान बचाओ रैली मुझे नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानने वाले हैं उनको जो है आज एक्टिव होना चाहिए। ये सरकारें जो है ना अपनी मनमानी करती है। जितनी सरकार आती है, मैं असेंबली में मैं यहाँ 2009 से हूँ, तीसरी बार मैं एमएलए चुन के आया हूँ। हर असेंबली के सेशन में बात होती है किसानों के बारे में। जो भी आता है, आपकी बार हम किसानों का कर्ज मुक्त करके किसानों की आत्महत्या बिल्कुल मुक्त कर देंगे। महाराष्ट्र में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। परंतु हमारे पास आंकड़ा है कि 1/7/2022 से 1/7/2023 एक साल में 3000 किसानों ने महाराष्ट्र, जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, उन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया है महाराष्ट्र में। और सरकार जो है उसके बाद भी अपने आप को बहुत ही डेवलपमेंट वाली सरकार, बहुत ही काम करने वाली सरकार मानती है। मेरा कहना है कि बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना है ठीक है, एयरपोर्ट बनाना है ठीक है, परंतु उसके पहले अपने देश के वो लोग जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनता है और जो सबसे ज्यादा अन्नदाता है, जो अगर बम्बई या बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले, अगर उनको राशन किसान नहीं दे, मैं समझता हूँ कि लोग भूखे मर जाएंगे। और लोग आज जो है ना गाय की पूजा करते हैं। गाय अपने थन में थोड़ा सा दूध बचा के अपने बच्चे के लिए सारा दूध जनता को देती है। और गाय की पूजा, मैं समझता हूँ किसानों की पूजा करो। किसान भी अपने यहाँ थोड़ा सा अन्न रखता है, बाकी पूरा अन्न जो है भेज देता है। और उसकी हालत यह है, गर्मी आई, बरसात आई, आसमान की तरफ देखता है, ज्यादा बरसात आई तो बर्बाद, नहीं बरसात आई तो बर्बाद। हमें किसानों के लिए किसानों की आत्महत्या गरीबी की वजह से जो हो रही है ना, वो मैं समझता हूँ जो सरकार मुक्त करेगी हम उसी सरकार को समझेंगे वो सरकार अच्छी है। सिर्फ के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि चाहे किसी पार्टी का भी आदमी हो, मेरी इस बात पे जरूर एग्री होगा। 21 साल की लड़की का अपना इस्लाम कहता है कि लड़की अडल्ट हो जाए, शादी के लायक हो जाए, और अगर शादी उसकी लग जाती है और आप जानबूझ के शादी डिले करते हो और लड़के ने कोई गुनाह किया तो उसके साझीदार माँ बाप होंगे। अब हम बीच में फंसे हुए हैं, अब इधर जाएं या उधर जाएं, गुनहगार बनाए माँ बाप को, या जो है उसको बोले 18 साल में ख्याल रख के रखो, शादी मत करो। ये कानून की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करती है। आज लव जिहाद के नाम पर देश में रोज आना कहीं न कहीं कुछ बवाल किया जा रहा है, जानबूझ के एक क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारे लोढ़ा साहब जो मंत्री हैं अभी, जब महिला बाल कल्याण के मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाया कि जहां भी ऐसा इंटरकास्ट मैरिजेज होंगी वहां पे उसको पता लगाएंगे, यानी वो जाकर खुद क्रिएट करेंगे। जाकर कहीं अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर लिया तो जाकर समझाएंगे कि तू शादी ये गलत तरीके से हुई है, ये तो लड़का जो है हिंदू बन के शादी किया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने हमारे आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे हाउस के फ्लोर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में जब से कमेटी बनी उनकी 4 महीने की 1 लाख लव जिहाद हुआ है। अब बताइए, एक मंत्री अगर ऐसा बोलेगा
मैं समझता हूँ जितने हिंदू भाई हैं, अच्छे हिंदू भाई जो मुसलमानों से के साथ खड़े भी रहते हैं, वो भी कहेंगे अरे मुसलमान कितना गलत है कि 1 लाख लड़कियों ने शादी कर लिया हिंदू लड़कियों से। और भाई जब उसकी इंक्वायरी की गई ना, उन्होंने सेक्रेटरी को मना किया था फाइल देने को, लेकिन सेक्रेटरी भी उनसे नाराज। सेक्रेटरी ने हमें दिल्ली से दे दिया। आप मानेंगे कि एक भी सिंगल कंप्लेन नहीं है, सिंगल कंप्लेन नहीं। और आके उन्होंने कह दिया हाउस के अंदर, जब उनका घेराव किया गया कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको मंत्री पद से हटाया जाए, तो जनाब ने कह दिया हमसे, अरे अबू भाई, अरे वो किसी ने हमसे कह दिया था तो हमने आगे बोल दिया, अब आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाता हूँ। मतलब तुम भूल जाओ मैं नहीं भूलता, तुम नफरत के पुजारी हो, इस तरह काम करोगे ना तो हम लोग उसको कभी कभी भूलने वाले नहीं। इसने अपनी एक छवि बनाई है कि इतना पूरे देश में जो है पैदल यात्रा करके इन्होंने दिखा दिया कि राहुल गांधी एक संघर्षशील आदमी है, और राहुल गांधी से इसलिए समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की जो छवि पहले थी वो बिल्कुल बदल चुकी है, अब उसका कुछ ना अच्छा परिणाम होना चाहिए, लेकिन जो कहे वो करना चाहिए। चलो उम्मीद अभी सोच रहे विचाराधीन है। अगर आप यस हाँ मैं अभी मैं अरे यहाँ तो हम संविधान बचा रहे हैं ना, संविधान यहाँ बचा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो बचेगा, जनता बचाएगी कि हम जाएंगे इंडिया गाड़ी में, लेकिन इंडिया गाड़ी में 2 लोग रहने वाले हैं। कौन रहने वाला है? एक रहने वाले हैं कांग्रेस के लोग, दूसरे रहने वाले हैं उद्धव का ग्रुप तो रहने वाला है। लेकिन उद्धव जी भी 2 नाव पे चल रहे हैं कि एक तरफ उनको एक्सट्रीमिस्ट वोट को रोकना है, तो कहते हैं बाबरी मस्जिद मेरे शिष्यों ने क्यों तोड़ा। हमारा अलायंस महाराष्ट्र विकास में होने के बाद भी हाउस में उन्होंने बोला कि हमें गर्व है, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, और हम अलायंस भी करने जा रहे हैं। सुनिए दूसरी चीज जो है, मैं जरा बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, तो एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमको रिजर्वेशन ही नहीं दिया, तो मैं जनता में इसलिए जा रहा हूँ, जनता से पूछूं भाई क्या करना चाहिए अपने को। दोनों एक तरफ समुद्र एक तरफ तालाब है, तो अब इसके बचने क्या करना चाहिए? आपके सवाल जवाब जल्दी मिल जाएगा महाराज। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।